चलिए मेरे साथ बोलिए वासुदेव जनार्दनम। प्रिय आत्मसन, मैं पंडित राजकुमार शुक्ला, ज्योतिष मैं और तुम में पुनः आपके साथ हूँ। प्रिय मित्रगण, ये जो भाग है, ये वाला भाग बनाने में थोड़ा सा विलंब का कारण कुछ अलग अलग प्रकृति के कार्य थे। एक वैवाहिक समारोह जो घर में था वो, फिर प्रदेश के बाहर मुझे जाना था वो, फिर मैं एक प्रकार के अनुष्ठान में व्यस्त था। इस कारण मैं ये भाग बनाने में थोड़ा सा विलंब हुआ। इसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। मित्रगण, हमने इससे पूर्व का जो भाग बनाया, हमने उसमें आपको त्रिविध गंडांत दोषों के संबंध में आपसे चर्चा की। त्रिविध गंडांत दोषों के साथ हमने बाद में जो मूल के ऊपर बनाए हुए, स्पेशली हमने आपसे कहा था कि हम मूल के 6 अलग अलग भागों को आपसे कहेंगे, पर बीच में कुछ जो ईमेल प्राप्त हुए उसमें मुझे कहा गया कि आप रेवती अश्विनी दोनों, चूंकि जो है उसमें गंडांत का जो है वो आप समझाते हुए दोनों का एक साथ कर दें। तो रेवती और अश्विनी, ये रेवती राशि चक्र के अंतिम नक्षत्र का है और उस नक्षत्र के और अश्विनी के जो मेल का, उसका जो संयोग है, उसका जो बिंदु है जहाँ पे ये दोनों नक्षत्र मिलते हैं और एक नई राशि का उदय होता है, वो गंडांत दोष का परिहार कैसे संभव है, कैसे किया जा सकता है, तो वो मैं आपसे आज कहूँगा। प्रिय मित्रगण, मैंने आपसे पहले ही कहा कि किसी भी जगह पे जब दो राशियों का मिलाप होता है या संयोग होता है, तो मीन राशि और मेष राशि का जो मध्य बिंदु है, जहाँ पे उस जगह पे राशि परिवर्तन हो रहा होता है, उन नक्षत्रों में जन्मे जो बालक हैं वो बालक ज़्यादा कष्टप्रद हो सकते हैं। मित्रगण, ध्यान देंगे, कष्टप्रद होने के साथ आपको घबराना नहीं है या चिंता ना करके आप विशेष तौर पे ये ध्यान दें कि आपकी कुंडली कितनी प्रतिशत मात्रा में सही बनाई गई है, उसको बनाने वाले ज्योतिर्विद ने प्रॉपरली उस पर काम किया है या नहीं। तो कुंडली की जितनी शुद्धता होगी, उपाय करने में, बचाव करने में या उसके जो हानिकारक फल हैं उनको आप समाप्त करने में ध्यान दे सकते हैं। मैं यहाँ पे क्रमशः आपसे अलग अलग प्रकार से जो मूल नक्षत्र हैं या जो गंड हैं और मूल हैं वो आपको समझाता चलूँगा। यहाँ पे मित्रगण, हम बात करेंगे आज अश्विनी नक्षत्र और रेवती नक्षत्र की। रेवती नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। रेवती नक्षत्र गंड है और मूल की संज्ञा अश्विनी नक्षत्र को प्राप्त है, ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ पे दो राशियां मिल रही हैं, तो प्रथम नक्षत्र जैसे कि रेवती, वो गंड है, उतना हानिकारक नहीं है जितना कि अश्विनी नक्षत्र हानिकारक सिद्ध हो सकता है। मित्रगण, यहाँ पे भी आप ध्यान देंगे कि किसी भी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। उन 4 चरणों में अलग अलग नक्षत्र में जन्म होने पर अलग अलग फल को प्राप्त होता है। रेवती नक्षत्र पहला चरण ये शुभ फलप्रद है। मीन राशि में ये वाला नक्षत्र बहुत ज़्यादा शुभ फल दे सकता है। मीन राशि स्वामी बृहस्पति, नक्षत्र स्वामी बुध और चंद्रमा की जैसी स्थिति होगी वैसा फल वो देंगे। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रेवती का प्रथम चरण शुभ फलप्रद है। द्वितीय चरण जो है वो धन हानि का कारक है। यहाँ पे द्वितीय चरण में भी आपको ये ध्यान देना है कि ये जो चरण है, इस चरण के पद स्वामी कौन है। तो यहाँ पे मित्रगण ध्यान देंगे, मैं अभी आपको बतलाऊंगा कि इन चारों चरणों के जो स्वामी हैं उनको किस ग्रह की संज्ञा प्राप्त है, किस देवता की पूजन करने से वो नक्षत्र शुभ फल दे सकते हैं, या हम किस नक्षत्र की शांति विधान करके, किस चरण की शांति विधान करके त्वरित लाभ ले सकते हैं और अनिष्टकारक फलों से बच सकते हैं। प्रिय मित्रगण, ध्यान देंगे, यहाँ पर मैंने आपसे बतलाया रेवती का प्रथम चरण शुभ फलप्रद है, द्वितीय चरण धन हानिकारक है, तृतीय चरण माता को कष्ट देने वाला है और चतुर्थ चरण पिता को कष्ट देने वाला है।
अब यहाँ पे ये आप ध्यान देंगे कि नक्षत्र में बृहस्पति से दृष्टि यदि चंद्रमा होता है तब इसकी अशुभता में क्रमशः कमी आ जाती है और वो उतना हानिप्रद या कष्टप्रद नहीं होता है। फिर भी मित्रगण ध्यान देंगे, रेवती नक्षत्र चतुर्थ चरण ये पिता के लिए और तृतीय चरण माता के लिए विशेष तौर पे कष्टदायक होता है। यहाँ पे आपको मूल की, रेवती की मूलों की शांति विधान करवाना आवश्यक है। यहाँ पे मित्रगण ध्यान देंगे, मैं आपको बता दूं, रेवती के प्रथम चरण के जो स्वामी हैं उस चरण के जो 7.5 अंश की जो है, जो नक्षत्र का फल है 7.5 अंश तक, उस प्रथम चरण के फल को बृहस्पति से निर्धारित किया जाता है। बृहस्पति अपनी राशि में यहाँ पर शुभ फलप्रद है, इसलिए रेवती का प्रथम चरण शुभ फलप्रद कहा गया है। द्वितीय चरण इस नक्षत्र का जो ग्रह है, जिस ग्रह को इसका अधिपत्य प्राप्त है, वो बुध है। बुध यहाँ पर धन हानि को फलान्वित करते हैं या देते हैं। मित्रगण, मीन राशि बुध की नीच राशि है, इस कारण से बुध को यहाँ पर द्वितीय चरण में धन हानि फलकारक कहा गया है। तृतीय चरण मात्र कष्टप्रद है, इस चरण के स्वामी शनि को कहा गया है। मित्रगण, चतुर्थ चरण जो है वो फिर यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर केतु, राहु या शनि की जैसी स्थिति होगी उसके अनुसार पितृ कष्ट होगा। ये कष्ट शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है। मित्रगण ध्यान देंगे, योग्य ज्योतिर्विद से आप संपर्क करके जान लें कि इस नक्षत्र की कितनी हानिकारक मात्रा है, उस हिसाब से उपायों को करते समय आप ध्यान देंगे। यदि चतुर्थ चरण तृतीय चरण रेवती के हैं तब आप कोशिश करें कि उसको जन्म के 27वें दिन या 12वें दिन उसी नक्षत्र की योग्य वैदिक मंत्रों के द्वारा शांति विधान कराएं, ये आपके लिए उत्तम होगा। मित्रगण ध्यान देंगे, ये 2 प्रकार से संभव है। पहले प्रकार में हमें उस नक्षत्र में, जिस नक्षत्र में बालक उत्पन्न हुआ है, मान लीजिए रेवती में उत्पन्न हुआ है, तो इसकी शांति विधान आप 12वें दिन कर सकते हैं, 10वें दिन कोई अच्छे मुहूर्त में तब आप कर सकते हैं। तो पहले इसको जोशी को बुला के उसकी जो दान की सामग्रियां हैं वो जोशी को दान दिया जाने वाली जो सामग्रियां हैं वो आप उसको दान कर दें। मूल को कटवाना या मूल की शांति प्रदान करना 2 अलग अलग प्रक्रम है। तो मूल काटने का काम जोशी करते हैं और ब्राह्मण वैदिक मंत्रों से, वैदिक पूजन से उस ग्रह के अधिपति प्रत्याधिपति देवताओं की पूजन करके, कुल देवताओं की पूजन करके, पितरों की पूजन करके, रेवती के अशुभ फलों का जो भी उचित उपाय या जितना तथाकथित ज्योतिर्विद कहें उसको आप उनके मान के हिसाब से कर लें तो इस नक्षत्र की अशुभ फल जो है वो नाश होता है। मित्रगण, ये भाग जो मैंने आपसे कहा, यहाँ पे आगे चल के मैं आपको और इसके संबंध में विशिष्ट भाग बनाऊंगा। वर्तमान समय में, समय के अभाव में विषय को समझाते हुए मैं आपसे इसके संक्षिप्त फल कहता हूँ और अंत में इसके शांति विधान विशिष्ट क्या हो सकते हैं वो भी मैं आपसे निवेदन करूंगा। प्रिय मित्रगण ध्यान देंगे, यहाँ पे जो अश्विनी नक्षत्र है, मैं ध्यान देने योग्य बात यह है कि अश्विनी राशि स्वामी मंगल, नक्षत्र स्वामी केतु। अब केतु और मंगल दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं। मेष राशि स्वयं अग्नि तत्व की राशि है। तब यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति थोड़ी सी विकल है। चंद्रमा यहाँ पे थोड़े से परेशान हो सकते हैं यदि अशुभ ग्रहों की दृष्टि है। चंद्र पे केतु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है या फिर कि मंगल की दृष्टि होने पर भी ये अशुभ फलप्रद हो जाता है। याद रखेंगे मित्रगण, यहाँ पर अश्विनी के प्रथम चरण में जन्म होने पर पिता को कष्टप्रद कहा गया है, ये आपको ध्यान देना है। रेवती के अंतिम चरण में पिता को कष्ट कहा गया है और
अश्विनी के प्रथम चरण में पिता को कष्ट कहा गया है। ये जो इनका मिलाप है गंड का और मूल का, यहाँ पर रेवती गंड संज्ञा प्राप्त है और अश्विनी को मूल संज्ञा प्राप्त है, और इनके संयुक्त बिंदुओं पे अंतिम घड़ियों में जहाँ पे मिलाप होता है तब इस फल को पूरी तरीके से आप समग्र रूप से उसके उपचार करवाएं तो वो आपके लिए बढ़िया होगा, शिशु के लिए बढ़िया होगा। मित्रगण, यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि अश्विनी नक्षत्र का द्वितीय चरण उतना घातक नहीं है और तृतीय चरण शुभ फल देने वाला है। ऐसे चरण में बालक उत्पन्न होने पर या जो भी बच्चा पैदा होता है वो मंत्री पद को भी धारण कर सकता है। तो हमें यहाँ पर ये भावना बना लेना चाहिए कि ये उतना ज़्यादा हानिप्रद नहीं है बल्कि शुभ फलप्रद भी हो सकता है। ऐसी दशा में जबकि चंद्रमा केंद्र में हो, बृहस्पति से दृष्ट हो, शुक्र या बुद्धि के साथ हो, तो ऐसा चंद्रमा मंत्री पद भी दे सकता है। यानी अश्विनी का तृतीय चरण शुभ फलप्रद कहा गया है। चतुर्थ चरण राज्य से सम्मान दिलाने वाला होता है। राज्य में विशिष्ट प्रकार के सम्मान को प्राप्त हो, अंतर्राज्यीय, अंतर्राष्ट्रीय या विश्व स्तर पर कहाँ सम्मान प्राप्त होना है वो आपको चंद्रमा के शुभ फल से निर्धारित करना होगा। मित्रगण, यहाँ पे केतु की शांति विधान आप रेवती के अपेक्षा ज़्यादा सजग होकर, सचेत होकर और विशिष्ट पूजन विधान से, जप से, तप से या आप जो करवा सकते हैं वो उपाय आप करवा लें। मित्रगण, मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ। आपके पास कई साधन हैं, आप मुझसे संपर्क करेंगे। ईमेल पे आप मेरे जाके चैनल पे जाके आप वहाँ पे गूगल पे मुझे सर्च करके कमेंट्स ज़रूर करेंगे, आप लाइक करेंगे, आप शेयर करेंगे, आप ध्यान रखेंगे मैं आपके सहायक की भांति आपसे जुड़ा रहूं। हमारी मित्रता पूर्व निर्धारित है, हम मिलते रहेंगे और अगले भागों में किसी विशिष्ट चरण को लेके हम आपसे फल कथन कहते रहेंगे। यहाँ पे मैंने आपको रेवती और अश्विनी के 2 गंड मूल फल को आपसे कहा। प्रिय मित्रगण, अगले भाग में मैं आपसे इन जो मूलों का प्रकार है उन मूलों के प्रकार में उनको ये देखना या उनको चेक करना या उनको निर्धारित करना कि वो कितने अशुभ फलप्रद हैं, कैसे हम जान लें कि उनका फल अनिष्ट कारक है या शुभ फल कारक है, वो मैं आपसे कहूँगा। तो मूलों के वास के संबंध में मैं आपसे मूल कहाँ पे स्थित है, पृथ्वी पे, आकाश में, धरती पे है कि नहीं है, आकाश में है या स्वर्ग में है या पाताल में है, जहाँ उसकी स्थिति है वैसा फल मूल देते हैं, वो मैं आपसे अगले भाग में कहूँगा। फिर समय रहा तो मैं उसकी जो आकृति है या उसको निर्धारण करने की और जो विधियां हैं वो मैं आपसे कहूँगा। मित्रगण, आपने मुझे ध्यान से सुना, आप मुझे सम्मान देते हैं, आप मुझे संपर्क में रहते हैं, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। ऐसे ही मित्रता बनाए रखेंगे। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए वासुदेव जनार्दनम।